तेरी वो रफ्तार हो जो रोके से बिना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वतों की नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हाउ आर यू? आई होप you are fine and your preparation to crack your 12th class board examination is also good. तो दोस्तों, I am here your teacher here to डिलीवर द टॉपिक ऑन द बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने सारे के जितने भी पहले वाले चैप्टर अपलोड करके रख दिए हैं यूट्यूब पे। आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। देखो, अपन ने प्लानिंग में पढ़ा था कि बिजनेस अगर बंदा कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो सब बातें अपन ने प्लानिंग में कर ली थी। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अब अपन ने प्लान कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज तो करना है, उसको मार्केट में लेके आना है, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाना है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है ना। लाइक मान लो कि भाई मैं हूं, मैंने एग्जाम्पल एसजी सर का बताया था। एसजी सर मेरे को एक इंस्टीट्यूट खोलना है, उसमें मैंने सोचा है कि मैं बीकॉम वाले को भी पढ़ाऊंगा, बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, बीकॉम वाले को 11th करवाऊंगा, 12th करवाऊंगा, बीबीए करवाऊंगा और सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। अब यार एक बात बताओ, अब ये मान लो इसके अंदर एक ही फ्लोर है, मतलब एक फ्लोर है, उसके अंदर 3 कमरे हैं। अब 3 कमरे के अंदर ये सारे की सारी क्लासेस तो मैं बिठा नहीं सकता, एक साथ नहीं बिठा सकता ना। अब अकेला बंदा मैं इन सभी क्लासों को एक साथ पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट अलग है, सबका सिलेबस अलग है, सबकी टाइमिंग भी अलग अलग है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अपन समझेंगे कि डिपार्टमेंट फिक्स करेंगे। लाइक मेरे को मेरी एक टीम बनानी पड़ेगी जो इन सभी टीचिंग को, इन सभी जो क्लासेस को है ना, वो प्रॉपर वे से चलाएगी। ठीक है, मेरे को 11th के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब 11th क्लास के लिए अलग एक वो बताना पड़ेगा, मतलब एक अपन बोल सकते हैं एक रूम बनाना पड़ेगा। 12th क्लास के लिए अलग रूम बनाना पड़ेगा, बीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग रूम बनाना पड़ेगा, बीकॉम वाले के लिए भी अलग रूम बनाना पड़ेगा और सीए फाउंडेशन वाले के लिए भी अलग रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है कि भाई इस वे से इस टाइमिंग से क्या होती, इस टाइमिंग से क्लास स्टार्ट होगी, इस टाइमिंग पे क्लास खत्म होगी। ये सब की सब मेरे को देखना पड़ेगा। और ये अपन किसके अंदर डील करेंगे, ये अपन करेंगे डील ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं, उसके बाद बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ प्लॉट करके आपको समझाऊंगा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में और क्या क्या बातें हैं। तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है विच डिफाइंड एंड ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताएगा, वो डिफाइन करता है, वो बताता है क्या, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। एस्टेब्लिश करना अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है वो साथ ही साथ काम करेगी। ठीक है ना, और उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने में हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी हेल्प करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाने के लिए। अभी तक जितना समझाया उतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट, असेंबल रिसोर्स एंड इंटीग्रेट एवरीवन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। लाइक मान लो कि भाई मेरे को एक इंस्टीट्यूट खोलना है, तो उसके साथ मान लो कि मैंने 2-3 बंदे को हायर कर लिया। मान लो टीचर है, 2-3 टीचर है, उनके साथ हायर कर लिए। अब एक बात बताओ, मान लो कि मैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे साथ जो जितने भी कलीग्स है, मेरे मान लो दो कलीग्स और है, वो काम नहीं कर रहे कोऑर्डिनेशन के साथ, तो क्या मैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, अब मान लो, अब और बात करते हैं कि हम 2 बंदे सही से काम कर रहे हैं, बस जो तीसरा बंदा है ना वो गलत काम कर रहा है, मतलब गलत काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहा, तो क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाऊंगा?
नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं असेंबल रिसोर्सिस, रिसोर्सिस को यूज करना अच्छी तरह से। भाई रिसोर्सिस को यूज करना, मान लो कि मैं प्रॉपर टाइमिंग से काम कर रहा हूं, बट मेरे साथ जो 2 बंदे हो रहे हैं वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर टाइम से काम नहीं कर रहे अपने, मतलब जो मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज लेने, तो टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे, मतलब एक रिसोर्सिस को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, इंटीग्रेट्स एवरीवन, सभी बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं मिला पा रहे। लाइक मान लो कि भाई मेरा कोऑर्डिनेशन सभी स्टूडेंट्स के साथ बन रहा है, बट जो मेरे साथ 2 लग रहे हैं, मतलब कलीग्स मेरे, उनका कोऑर्डिनेशन किसी मतलब स्टूडेंट्स के साथ नहीं मिल रहा। लाइक वो ओवर बिहेव करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई मतलब कुछ गलत तरीके से, मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा स्टूडेंट्स का। तो क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए बताया कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है अपन को कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, प्रॉपर वे से यूटिलाइज करने के लिए। तीसरा, इंटीग्रेट करता है, मतलब सभी के साथ चलने के लिए अपन को हेल्प करता है। कौन? ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंट्स द प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब रिलेशनशिप एंड अरेंज रिसोर्सेज एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, वो क्या करता है? वो इंप्लीमेंट करता है प्लान को बाय क्लैरिफाइंग जॉब। मान लो कि भाई अब मैंने भाई 3-4 बंदे हायर कर लिए, तो मैं उनको जॉब बता दूंगा कि भाई तेरा इस वे के लिए मैंने तेरे को रखा है, और कोई और बंदा आएगा तो भाई इस वे के लिए मैंने तेरे को रखा है। ठीक है ना, एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करेगा। रिलेशनशिप बनाने के लिए, रिलेशनशिप वो प्यार वाली नहीं भाई बिजनेस के अंदर भी रिलेशनशिप होती है। ठीक है ना, कभी सोच रहे हो प्यार, नो ना 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 ना, अपन कॉमर्स के स्टूडेंट है, प्यार नो। ठीक है, तो रिलेशनशिप वो कि भाई अब रिलेशन होगा जब भी तो काम होगा। मतलब यार एक कंपनी, अगर मान लो कि आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, सुन लो कि भाई मान लो कि एक SHD लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर आप एक काम कर रहे हो। भाई आप काम कर रहे हो बढ़िया एक प्रॉपर वे से, ठीक है, बट आपके जो साइड में जो बेंच डाल के बैठा है ना, वो आपको हरदम इरिटेट करता है। तो क्या आप वहां पर इरिटेट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ मतलब आपको तंग करता है, तो क्या आप वहां उस सराउंडिंग में काम कर पाओगे? आप अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे ना। तो एक रिलेशनशिप होती है भाई, अगर मान लो कि आप भी वही काम कर रहे हो और आपका साथ का भी वही काम कर रहा है, और आपके दोनों के बीच में अंदर अच्छी रिलेशनशिप है, एक फ्रेंड जोन है, या फिर आप बोल सकते हो एक बढ़िया दोस्ती यारी वाला भी सीन है, या फिर आप बोल सकते हो एक बढ़िया मतलब कलीग्स का भी रिलेशन है, तो आप अच्छे से काम करोगे ना ऑब्वियसली। और अरेंज रिसोर्सेज, और एक रिसोर्सेज को आप प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर सकते हो। इट रिमूव कंफ्लिक्ट अमंग पीपल्स एंड ड्राफ्ट रिलेशनशिप एंड क्रिएट एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम। जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, वो क्या करता है, वो जो आपके और आपके दूसरे कलीग्स के साथ है ना, जो भी कंफ्लिक्ट है ना उसको दूर करता है, एक रिलेशनशिप ड्राफ्ट करता है, और एक इन्वायरमेंट को सुटेबल लगता है एक टीम के तरह। मतलब एक टीम की तरह आप काम करो तो उसको सुटेबल करने के लिए वो हेल्प करता है। आई होप कि अभी मैंने जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भाई पेपर में डायरेक्ट मार्क्स से भी पूछा जाता है, ठीक है ना, पेपर में बहुत बार आ भी चुका, तो प्लीज कोऑपरेट करके ये वाला टॉपिक मेरे साथ अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है, चलो तो चलिए अब बात करते हैं मेरे स्टूडेंट्स प्यारे, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो कि आपकी एक ये क्या है, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि SG स्वीट्स लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है जिसमें मैं ना मिठाइयों का काम करता हूँ। मैंने कोई ना कोई बंदा हायर करा, मैंने कोई ना कोई बंदा मेरे दुकान पे बुलाया कि भाई तेरे को काम करना है। ठीक है भाई, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा होगा कि मेरे धंधे में कौन सी जगह खाली है, जब भी तो मैं इनवाइट करूँगा उसको। भाई अगर मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ मेरे धंधे के अंदर, तो वो ऑब्वियसली मैं देखूंगा पहले किस फील्ड में खाली है, चाहे वो भाई पैकिंग में हो, चाहे बनाने वाले में हो, चाहे कस्टमर के साथ डीलिंग करने वाले में हो, चाहे काउंटर पे हो, चाहे कैश वाले में हो। ठीक है, मैं सब में देखूंगा ना। तो यही है कि पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। भाई आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क,
भाई पहले तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे। अपन ने एसडी सर की स्वीट्स लिमिटेड देखी है, अपन उसके देखेंगे कि भाई आइडेंटिफाई करेंगे और डिवीजन ऑफ वर्क की भाई इसके अंदर किस किस जगह का काम है। जब भी तो अपन इनवाइट करेंगे, अब ये बंदा आएगा, ये बंदा देखेगा, मतलब बंदा देखेगा मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ आएगा तो वो देखेगा भाई इसके अंदर पैकेजिंग का भी काम है, ठीक है, इसके अंदर पैसे गिनने फाइनेंस का भी काम है, इसके अंदर भाई बनाने वाला भी काम है, इसके अंदर भाई कस्टमर के साथ डीलिंग करने का भी काम है। तो यही बताया कि आइडेंटिफाई एंड इन्वाइट द वर्क एज पर प्लान एंड फॉर्मुलेट इन द प्लानिंग। अपन ने जो भी प्लानिंग के अंदर फॉर्मुलेट किया था, अपन ने प्लानिंग के अंदर कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या अपना डिवीजन ऑफ वर्क या फिर अपन बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू मैनेजरेबल एक्टिविटी। जो वर्क है वो एक मैनेजरेबल एक्टिविटी के साथ डिवाइड हुआ है नहीं हुआ है, मतलब एज पर द प्लान डिवाइड हुआ है नहीं हुआ। भाई अपन प्लान तो कर रहे हैं, अपन को 10,000 करोड़ मतलब अपन ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें पर डे 100 बॉक्स बेचने हैं स्वीट्स के, पर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो तरीका है ना वो अच्छा से नहीं हो रहा। बर्डन ऑफ वर्क शुड बी शेयर्ड बाय ऑल। अब जो भाई अपन ने टारगेट लिया था 100 kg, 100 मान लो अपन टारगेट लिया है 100 kg पर डे अपन को स्वीट सेल करनी है, तो इसका जो बर्डन है ना सभी के अंदर शेयर होना चाहिए। सभी के अंदर लाइक मान लो कि ये एक एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर शेयर होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर भी शेयर होना चाहिए, तीसरा है तो ऑब्वियसली ओनर के साथ भी ये शेयर होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेकंड अपन बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में ना क्या होता है, डिपार्टमेंट है ना अलग अलग शिफ्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं। लाइक फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया, परचेजिंग का अलग हो गया, सेल का डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है ना, कस्टमर के डीलिंग मतलब जो अपन काउंटर पे बिठाते हैं उन बंदों का अलग हो गया, और मतलब सभी के जितनी एक्टिविटी होगी उन सभी के डिपार्टमेंट अलग ही होते हैं। तो इसमें क्या है, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज एंड देन सिमिलर एक्टिविटी आर ग्रुप टुगेदर। अब मैं मान लो कि ये वाला तो मेरा धंधा था, इसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट अलग है, परचेज वाला अलग है, सेल वाला अलग है, फाइनेंस वाला अलग है, कस्टमर के साथ डीलिंग करने वाला अलग है। तो ये क्या होगा कि जो वर्क है ना वो डिवाइड होगा इन सभी के बीच में वर्क डिवाइड होगा, ठीक है। अब कोई एम्प्लॉयज़ आएगा, मान लो उसको मैंने एक मिनट रुको ना, कोई एम्प्लॉयज़ आया, मैंने उसको मान लो फाइनेंस के अंदर लगा दिया। अब फाइनेंस के अंदर मेरे मान लो 150 वर्कर और काम कर रहे थे, तो उनके साथ ही घुल मिल जाएगा और अपनी एक टीम बना लेगा, उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करने लग जाएगा। ग्रुपिंग प्रोसेस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ग्रुपिंग प्रोसेस, अब ये बंदा आया तो इन ग्रुप के साथ मिल गया, तो ऑब्वियसली की बात है डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। मान लो कोई और बंदा आया, उसको मैंने कस्टमर सर्विस के अंदर लगा दिया, तो ये इसके साथ हो गया। मैंने एक और बंदा आया तो उसको मैंने किस में लगा दिया, परचेज डिपार्टमेंट में लगा दिया। तो ये क्या होगा, ग्रुपिंग हो गई, उसको अपन डिपार्टमेंटलाइजेशन बोल देते हैं। इट प्रमोट स्पेशलाइजेशन। और जो भी एम्प्लॉयज़ अपन हायर करेंगे बाहर के लिए, उनको अगर शिफ्ट करेंगे ना किसी भी प्रोसेस के अंदर, मान लो डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस के अंदर अगर अपन शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो अपन उसकी स्पेशलाइजेशन देखेंगे कि भाई तेरी स्पेशलाइजेशन किस में है। लाइक तू भाई किस में परफेक्ट है, तू परचेज डिपार्टमेंट में परफेक्ट है या सेल डिपार्टमेंट में या फाइनेंस के में है या फिर कस्टमर के साथ डीलिंग करने के अंदर परफेक्ट है, उसके अंदर ही अपन डालेंगे उसको। डिपार्टमेंटलाइजेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन फोर्थ पे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नाउ डिफाइन द वर्क ऑफ ईच जॉब। अब अपन ने देख लिया, अपन ने भाई क्या कर लिया, अपन ने मतलब इनवाइट कर लिया, अपन ने डिपार्टमेंट बना लिया। अब उसके बाद करेंगे वर्क को डिफाइन करेंगे, मतलब भाई तुम्हारा किस में काम था, लाइक किसको अपन ने परचेज में डाला है तो उसको भाई क्या चीज़ परचेज करनी है, क्या चीज़ आपको छोड़नी है, उस चीज़ को अपन उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। नाउ डिफाइन द वर्क ऑफ ईच जॉब। एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय वन इंडिविजुअल। अब जो परचेज डिपार्टमेंट अपन ने डाला था ना, उसका कोई एक हेड होगा, वो उनको इंस्ट्रक्शन देगा। लाइक मान लो कि भाई ये नाम का है, मोहन नाम का, ये क्या है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड है। इसके नीचे 150 वर्कर काम कर रहे हैं, तो भाई ये हेड है इनका। ये जो बंदा है ना मोहन इनको ऑर्डर देगा कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, तो ये जो 150 वर्कर है ना, ये सारे के सारे वो ही चीज़ करेंगे। ये नहीं है कि इन 150 में से 100 बंदे कुछ अलग कर रहे हैं, 50 अलग कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन।
सॉरी, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये बंदा इसको कहेगा ना परचेज डिपार्टमेंट वाले को, ये परचेज डिपार्टमेंट है आपका, परचेज डिपार्टमेंट, इनको अगर ये चीज़ कहेगा ना तो ये जो मोहन कहेगा ना इनके हिसाब से ही चलेंगे 150 के 150 बंदे। ईच मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट विल गेट जॉब एज पर देयर स्किल। जो भी बंदा कोई भी काम कर रहा है ना वो अपने स्किल के हिसाब से ही उनको जॉब मिलेगी। ये नहीं है कि अरे गहरे को उठा के डाल दिया। मान लो कि भाई मैं मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अच्छा हूँ पर मेरे को डाल रहे सेल डिपार्टमेंट में, भाई मेरे को उसकी नॉलेज ही नहीं है सेल डिपार्टमेंट की, तो क्या मैं सेल का काम सही से कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। और मान लो कि मैं सेल का काम सही से नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली की बात है मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे यार। इसलिए जो भी बंदा कोई भी काम करेगा ना तो भाई उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से ही डाला जाएगा। एबिलिटी का मतलब होता है नेचर ऑफ जॉब। भाई कौन सी नेचर ऑफ जॉब है आपकी, ठीक है ना, कौन सी नेचर ऑफ जॉब है आपकी। आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप दैट इज establish reporting relationship. Now relationship are to be created in hierarchical order, मतलब हायरार्किकल ऑर्डर के हिसाब से आपकी जो रिलेशनशिप वो क्रिएट होगी। लाइक मैं समझाता हूँ, देखो सबसे ऊपर तो ओनर होता है, ठीक है। मान लो इस ओनर है, इसके 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है। इसके अंदर होते मान लो परचेज हेड हो गया, सेल हेड हो गया, ठीक है, आपका फाइनेंस हेड हो गया और आपका कस्टमर हेड हो गया। इनके नीचे वर्कर है, 150 इसके अंदर है, 100 इसके अंदर है, 50 इसके अंदर है और 300 इसके अंदर है। तो क्या होगा, सुनना, हायरार्किकल ऑर्डर क्या होता है। मान लो कि इन 150 को प्रॉब्लम आ रही है तो ये भाई इसके साथ डीलिंग करेंगे, किसके साथ? परचेज डिपार्टमेंट के साथ डीलिंग करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट इनके ओनर को बताएगा, ठीक है। मान लो सेल डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही है 100 वर्कर को, ये सेल डिपार्टमेंट के जो हेड है ना उसको डीलिंग करेंगे और सेल डिपार्टमेंट के हेड ओनर को बताएगा। अब इसके 50 मेंबर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कोई मान लो दिक्कत आ रही है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है या फिर कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये फाइनेंशियल हेड को बताएंगे, फाइनेंशियल हेड ओनर को बताएगा। ये होती है हायरार्किकल ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में चलेगी। ये नहीं है कि भाई इसमें से एक वर्कर है ना सीधा जाके बोल रहा है मैनेजर को, ओए सुन वो ख़राब हो गई है, या फिर वो क्या नाम है परचेज में जो अपन लेके आए थे ना वो माल ख़राब हो गया है। भाई ये नहीं चलता। ये जितने भी वर्कर है ना वो सीधे ओनर के साथ डील नहीं करते, ठीक है ना, ये अपने हेड को बताते हैं। हेड जो भी प्रॉब्लम है ना वो ऊपर बताता है, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom वी कैन टेक ऑर्डर। अब जो जितने भी वर्कर है ना उनको पता होना चाहिए कि भाई हमें ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। भाई जैसे कि भाई परचेज डिपार्टमेंट वाले को पता होना चाहिए कि भाई हमें परचेज हेड ऑर्डर देगा। सेल डिपार्टमेंट वाले को पता होना चाहिए कि मतलब सेल डिपार्टमेंट वाले जो बंदे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें सेल डिपार्टमेंट वाला ऑर्डर देगा। हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि भाई हमें ऑर्डर कौन देगा। एंड शुड नो टू whom वी इज़ अकाउंटेबल। और भाई उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर अपन ने जो भी चीज़ कर ले तो अपन को किसको बतानी है, किसको बतानी है, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि मान लो कि ये परचेज डिपार्टमेंट में है एक साहिल नाम का बंदा, ठीक है, साहिल नाम का बंदा है। तो ये इसके नीचे 100 बंदे हैं, तो भाई इन 100 बंदे को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को ऑर्डर कौन देगा, साहिल नाम का बंदा, साहिल जो अपना हेड है ना वो देगा। और अपन वो ऑर्डर कंप्लीट करके अपन किसको बताएंगे, साहिल को ही बताएंगे, अपन साहिल को ही बताएंगे, मतलब साहिल ही ऑर्डर देगा और अपन वो वर्क कंप्लीट करके साहिल को ही बताएंगे। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए किसके अंदर, एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर। आई होप कि दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है आपको मज़ेदार समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वाली वीडियो और उन सभी को इस YouTube चैनल पे लेके आना। देखो प्लीज़ अब बहुत कम टाइम बचा है, आप अच्छी तरह मेहनत करो और जितना पढ़ाया है उतना पढ़ो दोस्तों। ऑब्वियसली की बात है बिजनेस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर आपका बचेगा कौन सा, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3-4 और बचेंगे, फिर अपना ख़त्म, फिर अपना पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, मिलते हैं, टाटा, सी यू।